हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल और फिनॉल ईथर, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में मैंने आपको बहुत सारी अभिक्रियाएँ अभी तक करवाई हैं। बनाने की विधि, रासायनिक गुण आपको करवाए, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाए थे। अभिक्रियाएँ कैसे पूछी जाती हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको कहा कि मैं आप धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन भी लिखाना प्रारंभ कर दूंगा। तो मैंने आपको कल कुछ अभिक्रियाएँ लिखी कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिक्रिया में बताया कि भाई उत्पाद आप लिखो, या अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, या अभिक्रिया में ए तथा बी को पहचानिए। ये सारे के सारे कैसे भी प्रकार से आपका पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, वो पहली अभिक्रिया पढ़ी OH समूह के H के कारण, दूसरी पढ़ी बेंजीन वलय के कारण। और बेंजीन वलय के कारण उसमें मैंने पहली पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अभिक्रिया आप पढ़ेंगे, नंबर 2 हेडिंग डालिए, अभिक्रिया कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया क्या है, देखिए फिनॉल है, और फिनॉल की क्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ। पहले भी कर चुके हैं आप। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब करवाएंगे ना, OH H2O बाहर निकलेगा। आपको पता है फिनॉल अम्ल है, NaOH क्षार है, अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? लवण। नाम इसका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। एल्कोहल की क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम CO2 के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? CO2 के साथ। CO2 के साथ जब क्रिया होती है ना, तो देखिए माइनस और ये प्लस, और ये बनता है क्या? यहां पर कैसे टूटता है? प्लस और ये माइनस। ये देखो, इसका जो नाम है, अगर आप देखोगे तो पता है क्या बनेगा? जैसे इसको हम क्या कहते हैं?
Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऐसे आप देखो, ये Na, इधर कौन है? फेनिल, और ये CO3। दूसरी तरह से देखें, NaSCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार इसका नाम क्या होगा? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट ये बनेगा। तो सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट, ठीक है। देखना चाहिए। सोडियम फेनिल कार्बोनेट, ठीक है। फिनॉल की क्रिया क्षार NaOH के साथ करवाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉल क्रिया किसके साथ करवाएंगे? NaOH के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? वो CO2 के साथ करवाएंगे, तो बनेगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट, ठीक है। इसके नाम में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि CO3 कार्बोनेट होता है, इधर एक बैलेंस सोडियम से, इधर फेनिल से। अब इस सोडियम फेनिल कार्बोनेट का क्या होता है? इसमें हो जाता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास कैसे होता है पता है आपको? कि ये पूरा जो समूह है ना, ये एक दूसरे में क्या हो जाता है? एक दूसरे H प्लस ऊपर चला जाता है, और ये पूरा समूह आ जाता है। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास का मतलब समझ रहे हो? जो अभिविन्यास है अणु का वो चेंज हो जाता है। तो OH ठीक है, और इसको कहते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। अच्छा, सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम कैसे आया मैं आपको फिर बता दूं। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई अम्ल है और अम्ल में से H प्लस हम त्याग दें, प्रोटॉन त्याग दें, तो उसके नाम लिखते हैं ना, तो एक अम्ल को हटा देते हैं और उसमें 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सोडियम सैलिसिलेट नाम कैसे आया मैं आपको बताऊं। अभी ये इसको सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैलिसिलिक अम्ल। और इसमें से प्रोटॉन हटा देंगे तो एक अम्ल हटा देंगे इसमें, तो सैलिसिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैलिसिलेट। और इस पर कौन जुड़ गया? सोडियम। तो सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। जैसे एसीटेट, एसिटिक अम्ल में से प्रोटॉन त्यागने पर क्या बनता है? एसीटेट। ऐसे एथेनोइक अम्ल में से प्रोटॉन त्यागने पर क्या बनता है? एथेनोएट। ऐसे ही ये सैलिसिलिक अम्ल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है? सैलिसिलेट। और उससे कौन जुड़ गया? सोडियम। तो सोडियम सैलिसिलेट। और इस सोडियम सैलिसिलेट का हम जल अपघटन करा दें या तनु HCl के साथ इसकी क्रिया कराएं, तो ये Cl सोडियम को लेकर NaCl निकलेगा, और ये बनेगा क्या? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। CO2 के साथ सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया 6 से 7 वायुमंडलीय दाब और 430 केल्विन ताप पर करवाई जाती है। आप चाहे तो ताप और दाब लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लिख लें, फिर एक बार समझा दूंगा। लिखिए, जब फिनॉल की क्रिया क्षार NaOH के साथ करवाई जाती है, क्षार NaOH के साथ करवाई जाती है, तो क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है।
जब फिनॉल की क्रिया 4 NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया 423 केल्विन ताप, अब लिख सकते हैं यहाँ 423 केल्विन ताप तथा 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, 423 केल्विन ताप तथा 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 के साथ करवाते हैं। CO2 के साथ करवाते हैं तो सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सैलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है। जो पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सैलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी क्रिया तनु अम्ल से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अच्छा, ये सैलिसिलिक अम्ल जो है इसका सामान्य नाम है, ठीक है। अगर आपको इसका IUPAC नाम, क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल के नाम से ही इसको बहुत ज़्यादा सब जगह आपको लिखा मिलेगा, अगर आपको इसका IUPAC नाम देखना है तो आपको बता दूं, ये कौन है, ये बेंजोइक अम्ल है IUPAC पद्धति में। और इसमें कौन सी स्थिति पर, दूसरी स्थिति पर कौन है, हाइड्रोक्सी। तो इसको आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, बेंजोइक अम्ल, या आप इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। पुनः देख लें अब एक बार, फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया 4 NaOH से कराएंगे, आपको पता है लवण बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करवाएंगे, टेम्परेचर 423 केल्विन ताप, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। आप यहाँ पे ताप लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे बनेगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट क्या होगा, अस्थायी, तुरंत इसमें पुनर्विन्यास होगा। और पुनर्विन्यास, देखिए पुनर्विन्यास क्या होता है, जहाँ कोई अस्थायी है वो स्थायी होने के लिए। पुनर्विन्यास में क्या होता है, अभिविन्यास चेंज हो जाता है, H यहाँ जाएगा और ये पूरा समूह यहाँ आएगा सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया किससे कराएंगे, HCl अम्ल के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब क्रिया लिखें आप, अब क्रिया लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट अब क्रिया में चलते हैं, पुनः आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छी अपक्रिया, इंपॉर्टेंट अपक्रिया आती है बेटा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी अपक्रिया है राइमर टीमान अपक्रिया।
ये भी अच्छी अपक्रियाओं में है। राइमर टीमान अपक्रिया, इसमें आपको 2 अपक्रियाएं मिलेंगी। एक में तो होगा फॉर्मिलीकरण और एक में होगा एसिटिलीकरण, ठीक है ना। इधर देखिए अपक्रिया पहले आप समझें। सबसे पहले फिनॉल जो है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म, फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं अपन? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? आपको पता है ये Cl 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 H क्लोरोफॉर्म। CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IPAC नाम होता है। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के साथ करवाते हैं, जलीय NaOH के साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ से OH, यहाँ से H और एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, और H2O HCl बाहर निकलेगा और ये मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती। इसमें फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के आधिक्य से करवाते हैं, जलीय NaOH के आधिक्य से करवाते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती बना, आधिक्य का मतलब ज़्यादा अणु लेते हैं, तो यहाँ पर इस मध्यवर्ती क्रिया पुनः हम NaOH के आधिक्य से करवाते हैं। NaOH के 2 अणु लेते हैं, जलीय NaOH आपको पता है। तो जलीय NaOH के साथ करवाएंगे तो आपको पता है जलीय NaOH हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाएगा। कैसे होगा? देखो Cl, ये Cl, यहाँ से 2 Na को लेकर ये निकल जाएंगे किसके रूप में? -2 NaCl। ध्यान से देखें, अब बहुत अच्छी अपक्रिया है। और इन Clओं के स्थान पर 2 क्या जुड़ जाएंगे? OH। क्योंकि एल्किल हैलाइड की क्रिया आपने जलीय KOH से कराई तो वहाँ पर हैलोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा था? OH के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो ये बनेगा CH OH। और कैसे हुआ? पुनः देखें, 2 Clओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ? OH द्वारा हुआ। एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये आपको पता है। एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह क्या होते हैं? अस्थायी। तो ये क्या होगा? अस्थायी। और ये तुरंत इसमें से एक जल के अणु का क्या होगा? निष्कासन। और देखिए क्या बनेगा? बाहर निकलेगा H2O। ONA और ये CHO। इसकी क्रिया अम्ल के साथ जब करवाते हैं ना, तो ये NaCl को लेकर NaCl, अब अगर आप देखोगे ना, फिनॉल की क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ करवाई। AQ का मतलब एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय, ठीक है ना। तो जलीय NaOH के आधिक्य के साथ करवाई तो क्या हुआ? ऑर्थो स्थिति पर क्या आ गया? CHO। ये आप इसको जानते हो, CHO क्या है? CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। क्या है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब इसका सामान्य नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड।
आप 1 मिनट इसको देखें, फिर मैं आपको लिखा के दोबारा से आपको इसको समझाऊंगा। देखो, ये जो अपक्रिया है ना, राइमर टीमान अपक्रिया है। राइमर टीमान में मैं आपको 2 अपक्रिया लिखाने वाला हूँ। पहली अपक्रिया फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH तथा क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के अधिक से करवाते हैं। तो अपक्रिया होती कैसे है? तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म NaOH के एक अणु क्रिया करता है, मध्यवर्ती बनता है, फिर वो NaOH के 2 अणुओं से क्रिया करके और अस्थायी यौगिक बनाते हैं जो जल के अणु का निष्कासन करता है, और जो यौगिक प्राप्त होता है इसको हम सैलिसिलेट इसकी किसके साथ क्रिया कराते हैं? तनु HCl के साथ इसकी क्रिया करा दें या इसका जल अपघटन करा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसका नाम अपन लिख सकते हैं क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ है? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ क्रिया कराने पर ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह आया है? CHO, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड समूह आकर जुड़ा है। एक कार्बन का क्या जुड़ा है? एल्डिहाइड समूह, और एक कार्बन के एल्डिहाइड को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण। एक बार लिख लो, फिर एक बार और समझ लेना। लिखिए, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के आधिक्य, क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के आधिक्य के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगा लिख लेना। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह आकर जुड़ता है। CHO समूह आकर जुड़ता है। अतः इस अभिक्रिया को राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण राइमर टीमान में नंबर 1 डाल के अभिक्रिया लिखनी है आपको। राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण कह रहे हैं? फिर सुन लें आप। क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं ना, तो फिनॉल में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर कौन आके जुड़ता है? CHO, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह आके जुड़ता है। ठीक है ना, CHO। तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण। अब क्रिया लिख लो बेटा। लिख लिया। अब देखो, राइमर टीमान अपक्रिया में सेकंड अपक्रिया और लिखो। एक सेम ऐसी अपक्रिया है
देखिए राइमर टीमान दूसरी अपक्रिया, फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा वही NaOH के आधिक्य से करवाते हैं। सेम अपक्रिया है, उत्पाद थोड़ा चेंज है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये OH, एक Cl, एक H और एक H यहाँ से, ठीक है। बाहर निकलेगा क्या, H2O, HCl और ये बनेगा मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बना। हम NaOH का हम क्या लिए, आधिक्य, तो यहाँ पर पुनः NaOH से क्रिया होगी और कितने अणु से होगी, 3 NaOH के अणुओं से होगी। आप ध्यान से देखें, वही ये हैलोजन है, ये जलीय NaOH है। AQ माने क्या होता है, जलीय, एक्वस माने जलीय, एक ही बात है, AQ लिखो या जलीय लिखो। तो तीनों Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, OH द्वारा हो जाएगा। मतलब यहाँ से Cl, ये Cl, ये Cl जाएंगे किसको लेकर, -3 NaCl, और देखो ये बनेगा अब आपको पता है एक ही कार्बन पर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक OH समूह क्या होते हैं अस्थायी, में आपको बता चुका हूं पहले ही। केवल एक ही यौगिक स्थायी होता है, क्लोरोहाइड्रेट। अब सुनो, ये अस्थायी, अस्थायी क्या करेंगे बोलो, जल के अणु का निष्कासन। और देखिए सैलिसिलिक अम्ल, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सैलिसिलिक अम्ल बना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी इसका नाम है। अब इसमें क्या हुआ है, फिनॉल की क्रिया किसके साथ करवाइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ करवाइए, सैलिसिलिक अम्ल बनाए। तो इसमें हुआ क्या है, फिनॉल में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर कौन आके जुड़ा है, COOH समूह। कौन आके जुड़ा है, COOH समूह। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। तो क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह आकर जुड़ा है ऑर्थो स्थिति पर, तो इस अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। पहली वाली को हमने क्या नाम दिया, राइमर टीमान फॉर्मेलीकरण, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देंगे, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखें आप, लिखिए, जब फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जलीय NaOH के आधिक्य के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है।
एरो लगा के नीचे लिखें, इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह आकर जुड़ता है। अतः इस अभिक्रिया को राइमल-टीमान कार्बोक्सिलीकरण के नाम से जाना जाता है। राइमल-टीमान कार्बोक्सिलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये अभिक्रिया आप लिख लें। लिख ले बेटा। देखिए, तो राइमल-टीमान में दो क्रिया हो गई आपकी, फॉर्मेलीकरण, राइमल-टीमान फॉर्मेलीकरण और राइमल-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपक्रिया रही है ये। कॉल्बी अपक्रिया आपने देखी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 अपक्रिया आप लिखें, जिंक चूर्ण ऑब्लिक यसदराज से क्रिया। जिंक चूर्ण ऑब्लिक यसदराज से क्रिया बहुत ही सरल अपक्रिया है, लेकिन कई बार ये पूछी गई है। क्या है? अगर फिनॉल है और फिनॉल को जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करवाएं, जिंक चूर्ण के साथ क्या करवाएं? गर्म। तो देखो ये फिनॉल क्या करे, जिंक क्या करेगा, यहां से इस ऑक्सीजन को लेकर ZNO के रूप में बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये बंद टूट गया, ये वैलेंसी खाली, यहां से एक हाइड्रोजन फ्री, तो ये हाइड्रोजन यहां के जुड़ जाएगा और देखो क्या बनेगा, बेंजीन। बहुत सरल अपक्रिया लेकिन अच्छी अपक्रिया, कई बार 1 नंबर में पूछी गई है ये, कई बार। लिख लें आप, लिखिए, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है, और ये अपक्रिया आप लिख लें। सरल अपक्रिया लेकिन बहुत कई बार पूछी गई है। देखिए, इसके बाद आप
ये 4 अपक्रिया हो गई। एक अपक्रिया और इसमें करानी मुझे ऑक्सीकरण, लेकिन उससे पहले आप एक नोट डालो, नोट, और नोट में नंबर 1 आपको लिखना है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्रतिस्थापियों का प्रभाव भी बताऊंगा। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन में अभी अम्लता के ऊपर आपको आगे लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो चूंकि आप पढ़ चुके होंगे अनुनाद, मैंने आपको बताया था कि फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्लीय होता है, कारण अनुनाद का था। तो अनुनाद से आपने देखा कि कैसे फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, अपने आप को स्थायी बनाता है। मैंने आपको फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। उसके 3 कारण, एक तो फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, एक फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो उसका स्थायित्व, और एक फिनॉल में जो OH क्रियात्मक समूह किससे जुड़ा होता है, वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये सारी बातें बताई, ठीक है ना। और उसमें ये भी बताया था कि अल्कोहल से ये प्रबल अम्लीय क्यों होता है, उसका कारण भी क्या था, फिनॉक्साइड आयन का अधिक स्थायित्व होना, किसके कारण, अनुनाद के कारण। अब मैंने तब आपको बोला था कि 1-2 दिन बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा। तो यहां पर मैं आपको पहले प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, प्रतिस्थापियों, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखेंगे तो इसमें सबसे पहला देखेंगे हम -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह। ध्यान से सुने, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह में आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप, मैं यहां पर आप जितने अच्छे इसको समझ में रहे हो ना, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी यहां पे भी आएंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन फिर आपको अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं क्या है कि फिनॉल ये है, और ध्यान से सुने, ये फिनॉल है, और फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये हम जस्ट पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिनॉल और ये फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में आपने क्या देखा, फिनॉक्साइड आयन में हमने देखा कि फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश। तो अनुनाद कैसे होगा, ये किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश क्या होता है, अस्थायी, वो अपने आवेश को समाप्त करने की कोशिश करता है जिससे अपने आप के स्थायित्व को बढ़ा सके। तो ऑक्सीजन इन बंद के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देगी, तो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। जब ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आएगा तो ये जो कार्बन है ये तो पहले से अपनी संयोजकता पूरी किए हुए था, तो ये क्या करेगा, पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो कंडीशन ये बनेगी, देखना, फिर वही ये आगे इसको ट्रांसफर करेगा, और ये यहाँ क्यों, क्योंकि इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन यही पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा। यह अनुनादी संरचना आप बना चुके हैं पहले ही, मैं आपको 1-2 दिन पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप जितनी बार इनको बनाओगे उतना ही आपको ये ईजी लगेंगी। फिर पुनः मैंने कहा, इतिहास पुनः दोहराएगा। कैसे दोहराएगा, किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश अस्थायी होता है, ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा। और फिर ये यहाँ और ये यहाँ, या इनको यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलो नीचे। अब आप ध्यान से सुने, मैं प्रतिस्थापियों का, मैं आपके समझ में आ जाएगा।
पहला प्रभाव मैं बता रहा हूं -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह। अब फिनॉल प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, बना दिया ये फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ने क्या किया है, अनुनाद। फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण क्या हुआ, जो ऑक्सीजन पर ऋणावेश था वो कहाँ चला गया, बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो गया, बेंजीन वलय में घूम गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन पर से ऋणावेश हट गया, और जब आवेश यदि घटेगा तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो फिनॉल, इसका मतलब क्या है कि फिनॉल आसानी से किस में परिवर्तित होगा, फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं और फिनॉक्साइड के आयन की अनुनादी संरचनाओं की तुलना करें तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता है। जबकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को आप देखें, उसमें आवेश का पृथक्करण होता है, मतलब ऑक्सीजन पर धनावेश आता है और बेंजीन वलय में ऋणावेश घूमता है, तो उसका स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए आप, फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ गई। मेरा क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहां पर इस ऋणावेश की मात्रा घट रही है। घट कैसे रही है, घटने का मतलब कोई घटा नहीं रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये ऋणावेश को विस्थानीकृत कर रहा है, मतलब घुमा रहा है। इसके पास देखो इन संरचनाओं में तो है ही नहीं, कहां चला गया, बेंजीन वलय में चला गया ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें, बेंजीन वलय में घूम गया। अब बेंजीन वलय में घूम गया, अब यदि हम क्या करें, यदि हम इस बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी जोड़ दें, कैसा प्रतिस्थापी जोड़ दें, कैसा प्रतिस्थापी जोड़ दें, -I प्रभाव दर्शाने वाला प्रतिस्थापी जोड़ दें। तो -I और +I प्रभाव मैंने आपको बताया था, 11th में आपने पढ़ा है, और मैंने यहाँ पे भी आपको एक दिन शायद बताया था उसके बारे में कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को का आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन। अब आंशिक विस्थापन में दो हैं, एक कुछ समूह तो क्या करते हैं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, और कुछ समूह सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को देने की, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो अपनी ओर खींचते हैं वो -I प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बेंजीन वलय पर कोई भी -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जोड़ दूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहां पर फिनॉल में NO2, आपको बताएं +I प्रभाव तो कौन दर्शाता है, एल्किल समूह, और -I प्रभाव कौन दर्शाते हैं, सभी FCl, Br, C6H5, NO2, CN और क्रियात्मक समूह। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, बोलो NO2 समूह। कौन सी स्थिति पर जोड़ दिया, इसकी ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पर जोड़ा है, इसने प्रोटॉन त्यागा है, तो NO2 समूह यहाँ रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ से चलें, केवल ये समझाने के लिए वीडियो है आपका। अब देखो अब क्या हुआ है, आप ध्यान से सुने कि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में अनुनाद हुआ है। अनुनाद के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था बेंजीन वलय में गया है। कौन कौन सी स्थिति पर गया, ऑर्थो पर गया, पैरा पर गया और ऑर्थो पर गया है। किस पे गया है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर गया है। देखिए यहाँ पर ये ऋणावेश था, NO2 तो यहाँ जुड़ा हुआ ही है। अब ध्यान से सुनिए आप, अब यहाँ ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, NO2। इसका प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा तो NO2 इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो जब ऑक्सीजन पर ये ऋणावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है ना। और जब खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेश क्या होगा, घटेगा। ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक होना। और जब खींचने वाले समूह जुड़े हों तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश घट जाएगा। तो जब आवेश घटेगा फिनॉक्साइड आयन पर, तो फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह बेंजीन वलय पर उपस्थित हों प्रतिस्थापी के रूप में, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने अभी यहाँ पर एक NO2 जोड़ा, मैंने कहा भाई एक NO2 और जोड़ दो, ये जोड़ दिया भाई एक NO2 और, तो एक NO2 और जोड़ दिया। आप देखते रहिए, तो आप देखिए यहाँ पे भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कितने समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो गए, 2। तो बोलो आवेश और ज्यादा घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो फिनॉल का प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना। फिर मैं कहूँ आपसे कि मैं यहाँ पर और एक NO2 समूह जोड़ दूं, तो ये कितने हो गए,
तीन स्थितियों पर 1 2 3, तो तीनों की तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ज्यादा घटाएंगे कि कम घटाएंगे, बोलो बहुत ज्यादा घटाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा जब घट जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घटा किसके कारण है, इन -I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों के कारण। तो इस फिनॉल, इसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, अगर फिनॉल में बेंजीन वलय पर -I प्रभाव दर्शाने वाला कोई समूह जुड़ा हो तो वो क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, जिससे फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जिससे, इससे क्या तात्पर्य है, इससे फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। फिनॉल की क्या बढ़ती है, अम्लीय सामर्थ्य। आप कोशिश करें समझने की। यहीं पर मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं यहीं पर बात करूं कि ये तो -I प्रभाव, अब -I प्रभाव दर्शाने वाले, तुम पुनः एक बार और समझ लो आप कि -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह यदि किस पर, फिनॉल में बेंजीन वलय पर कहीं भी जुड़ेंगे, कौन से, कोई सा भी -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, यहां जुड़े चाहे मेटा स्थिति पे कहीं भी जुड़े, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन है बनेगा, उस पर आवेश घटेगा। आवेश घटेगा तो स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन का बढ़ेगा, और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व यदि बढ़ेगा तो उसकी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति, फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, अर्थात फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। कब, अगर बेंजीन वलय पर -I प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़ेंगे। ठीक है। अब दूसरी तरह से देखें, अगर दूसरा प्रभाव मैं लिखवा दूंगा आपको, पहले एक बार समझ लो, फिर दोबारा एक बार और समझा के लिखा दूंगे। अगर फिनॉल पर, ध्यान से सुने, यदि फिनॉल पर +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह जोड़े, कौन से समूह जोड़े बोलो, +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह जोड़े, देखिए सिस्टम क्या है, ये फिनॉल है, प्रोटॉन त्यागेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन अन्नाद द्वारा अपने आप को क्या करेगा, स्थायी करेगा, मतलब अपने आवेश को घटा रहा है, फिनॉक्साइड आयन स्थायित्व को बढ़ा रहा है। अब यदि हम क्या करें, यहाँ पर कोई भी जैसे CH3 जोड़ दें, आपको पता है एल्किल समूह क्या होता है, +I प्रभाव दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या जोड़ा है, बोलो, ऑर्थो स्थिति पर क्या जोड़ दिया है, CH3। तो प्रोटॉन त्यागा, ऑर्थो स्थिति पर कौन है, बोलो CH3, सभी की ऑर्थो स्थिति पर CH3 जुड़ गया। अब क्या होगा, आप एक मिनट सोचिए क्या होगा। CH3 क्या करेगा, देखिए CH3 का प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जब CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, आप ध्यान से सुने कि अनुनाद के द्वारा यहाँ पर क्या आया, ऋणावेश आया। ऋणावेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, और यहाँ पर एक +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह जुड़ा है। +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह क्या करेगा, यहाँ इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहाँ पर ये ऋणावेश बढ़ेगा कि घटेगा, ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये और दे रहा है, तो ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिनॉक्साइड आयन पर आवेश बढ़ेगा, कौन सा, ऋणावेश। और मैं आपको कह चुका हूं, किसी भी समूह पर, किसी भी मध्यवर्ती में अगर आवेश बढ़ता है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, घटता है, स्थायित्व घटता है। अब देखें आप कि यहां पर अगर ऋणावेश बढ़ेगा तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घटेगा। किसका स्थायित्व घटेगा, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घटेगा। और जब फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घटेगा तो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनने की प्रवृत्ति भी
घटेगी। इसका मतलब फिनॉल से प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी घटेगी, और जब फिनॉल से प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी तो अम्लीय प्रकृति भी घटेगी। अब जैसे अभी तो मैंने एक CH3 जोड़ा था, अब मैं कहूँ आपसे कि मैं 3 जोड़ दूं, मतलब प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह ज्यादा जोड़ दें तो क्या होगा बोलो, तो क्या होगा, तो जैसे अब प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे तो फिर इस पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा, स्थायित्व घटेगा, तो इससे ये बनने की प्रवृत्ति घटेगी, अर्थात फिनॉल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि फिनॉल में माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़े हों बेंजीन वलय पर, तो वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर ऋणावेश की मात्रा को घटा देते हैं। ठीक है, जबकि फिनॉल में बेंजीन वलय पर यदि प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़े हों तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति घट जाती है, क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन में ऋण आवेश की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। हेडिंग डाल लो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। हेडिंग डाली, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इसमें आप लिखिए निम्न दो प्रकार के समूह फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रभावित करते हैं। नंबर ए, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। नंबर ए हेडिंग डालो, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। लिखिए फिनॉल में बेंजीन वलय पर माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों तो माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह या अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर ये माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह अर्थात हम कहें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो या पैरा स्थिति पे होते हैं तो ये और ज्यादा इसको प्रबल कर देते हैं मेटा की तुलना में। कारण क्या है भाई, वैसे तो यहाँ पे भी मेटा पे होंगे तब भी इसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ाएंगे, लेकिन ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर अगर ये होंगे तो इनका प्रभाव और ज्यादा अधिक होगा। उसका कारण क्या है, आपने इसकी अनुनादी संरचना देखी है फिनॉक्साइड आयन की। भाई फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना जब देखते हैं तो यहाँ
और यहाँ ऋणावेश कहाँ आता है, देखो यही तो घूमता है, मैंने आंशिक का चिन्ह डेल्टा का चिन्ह लगाया है, अर्थात ऋणावेश कहाँ घूमता रहता है, कभी ऑक्सीजन पर, कभी ऑर्थो, कभी पैरा, कभी ऑर्थो, कभी पैरा। तो इसका मतलब ऋणावेश कहाँ जाता है, ऑर्थो पैरा, और यहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए तो ऋणावेश को क्या करेंगे, घटा देंगे, जबकि यहाँ तो ऋणावेश आता ही नहीं है, तो ज़्यादा इसको प्रभावित तो करेंगे लेकिन इतना प्रभावित नहीं करेंगे। आप नीचे लिख लें, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर उपस्थित हों तो ये प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाता है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है, अर्थात ऋणावेश उपस्थित होता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को ज़्यादा घटा देते हैं या ऋणावेश को अधिक विस्थानीकृत कर देते हैं। इसलिए ये अम्लता को भी अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने -I प्रभाव के बारे में आपको बताया। अगर समूह जुड़ेंगे, हाँ, तो इसमें देखिए बेटा, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। नाइट्रो समूह जुड़ने पर क्या होगा, ठीक है ना। नाइट्रो समूह की संख्या अधिक, एक पॉइंट और आप लिख लें एरो लगा के, यदि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की संख्या बढ़ती है तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको प्रतिस्थापियों के प्रभाव के बारे में बताया। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको लिखाया -I प्रभाव कैसे इसको प्रभावित करता है। अब इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। इसके बाद +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। कल की जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट होगी आपकी, यहीं से। ठीक है ना। तो आप ये अच्छे से क्लास ये देख के आए कि उसमें समझाया गया है। आप कोशिश करें, बहुत शानदार, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे कंपटीशन में आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है केमिस्ट्री का कंपटीशन के हिसाब से यहीं पूर्ण हो जाए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।